अच्छा जी, तो इस तरह से हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बेसिक CSS हमने पढ़ लिए, सारा सेटअप वगैरह देख लिया और किस किस तरह से आप एलिमेंट्स को बुला सकते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड और सिबलिंग्स और आईडी और क्लास यूनिवर्सल सब देख लिया हमने। अच्छा, अब चैप्टर 11 हम पढ़ने लगे। चैप्टर 11 का नाम क्या है? कलर। ठीक है, अभी जो आप लोग कलर लगा रहे हो ना बाय नेम, कि ग्रीन कलर बुला लेते हो, ठीक है, ऑरेंज कलर, ठीक है, आपको जो कलर्स मिलते हैं जब आप कलर अप्लाई करने लगते हैं CSS की फाइल में, आपके पास ये सजेशंस आ रही होती हैं। जैसे मैं H1 पे अप्लाई करना चाह रही हूँ मैं, अच्छा कलर कोई भी हो सकता है, चाहे बैकग्राउंड कलर हो चाहे वो टेक्स्ट का कलर हो, कलर तो कलर है ना। अब आपको ये कुछ कलर्स पहले से मिल रहे होते हैं सजेशंस में। अच्छा, किसी की अगर ये सजेशन गायब हो जाए, ठीक है, उसको वो कलर वाली सजेशन चाहिए कि वो पिक कर सके कोई ऑप्शन, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ स्पेस बार आप दबाएंगे तो वो सजेशंस दोबारा से आ जाएंगी, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। ठीक है, समटाइम्स होता है ना हम इधर उधर क्लिक करते हैं तो वो चीज़ चली जाती है। तो अगर आपने सजेशंस वापसी रिकवर करनी हो, कंट्रोल के साथ स्पेस बार आपको पता है सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड में। ठीक है, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो वो सजेशंस आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, आप देखें कलर्स कुछ यहाँ पे पहले से प्री डिफाइन है, ये CSS में पहले से दिए होते हैं। ये कितने हैं टोटल आपकी बुक में मेंशन है, ये हैं टोटल, किधर लिखा हुआ है 147 है आई गेस, मुझे नंबर एग्जैक्ट याद 146 या 47, ये रहा 147। ठीक है, ये जो प्री डिफाइंड कलर्स पहले से CSS ने आपको दिए हुए हैं बाय नेम, कि ग्रीन कलर लगा लें आप, ऑरेंज कलर लगा लें, तो ये कितने हैं 147। ठीक है, अच्छा लेट सपोज अगर हमें कोई कलर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, कोई हम वेबसाइट बना रहे हैं, हमारे पास कुछ और कलर लगाने को, वो CSS के पास है ही नहीं, 147 में वो कलर है ही नहीं, तो फिर हम उसको कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो कलर लगाने के होते हैं 3 तरीके। कितने तरीके? 3 तरीके। ठीक है, एक तो ये कि आप बाय नेम कॉल करेंगे कि आपने ग्रीन कलर लगाना है, आपने येलो कलर लगाना है, ये बाय नेम है। ठीक है, अच्छा दूसरा होता है कि आप इसको कोड के थ्रू लगाओगे। किसके थ्रू? कोड। अच्छा, हैक्स कोड, हैक्स का मतलब आप लोग जानते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा, क्या होता है? 6। ठीक है, तो ये कोड होता है, कितने इसमें डिजिट्स होते हैं? 6। ठीक है, एक हैश होता है, तो कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, मिलाकर ये 6 होता है। ठीक है, एक कोड के थ्रू भी लगाया जा सकता है, और एक तीसरा होता है RGB। कौन सा होता है? RGB। अच्छा, RGB की फुल फॉर्म क्या होती है, किसी को पता है? रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो ये तीनों कलर से मिलाकर एक कलर मिलता है। अगर आपको याद हो कि बचपन में आप लोग पेंटिंग वगैरह करते थे तो वो 3 कलर मिलाकर कुछ एक कलर बनता था। ठीक है, तो RGB में भी आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 कलर्स पास करके एक कलर बना सकते हैं। अच्छा, ये कलरिंग वाला काम, डिज़ाइनिंग वाला काम हम नहीं करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें ये सब मिल जाता है। ठीक है, कलर्स के कोड मिल जाते हैं, अगर कोई कलर आपने लगाना है, अगर आपने RGB वैल्यू लगानी है तो आपको वो भी मिल जाती है। आपको लगानी आनी चाहिए कि अगर आपको कोड मिल रहा है तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा लगाने के लिए, अगर आपको जो है वो कलर का नाम मिल रहा है तो भी आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी का नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि हम जो है अभी डिज़ाइनिंग नहीं सीख रहे, जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट होता है ना कि वेबसाइट दिखेगी कैसे, उसमें कौन से कलर्स होंगे, कैसी उसकी थीम होगी, ये सब काम होता है UI UX डिज़ाइनर्स का। किसका? UI UX डिज़ाइनर्स। ठीक है, वो जो है वो लुक बनाते हैं वेबसाइट की कि वेबसाइट ऐसे दिखेगी। अच्छा, फिर जब वो बन जाती है तो फिर वो जो हम जैसे जो कोडर्स होते हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं वेबसाइट में, तो हमारे पास वो डिज़ाइन ऑलरेडी आता है कि भाई ये डिज़ाइन है, इस तरह की वेबसाइट बनानी है, तो फिर आप कोड के थ्रू HTML CSS जो भी आपको टेक्नोलॉजीज आती हैं उसके थ्रू आप उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अभी तो खैर हम प्रोफेशनल नहीं है, हमारे पास अभी डिज़ाइंस नहीं होंगे ना, अभी तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, जब प्रोफेशनली आप काम कर रहे होंगे जब भी आपको डिज़ाइंस मिल रहे होंगे, लेकिन हमारी प्रैक्टिस के लिए ना इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में रखी गई हैं कि आप उसको यूज़ करके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू में तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि कोई वेबसाइट हमने खोल ली, हमने देख लिया, थोड़ा आइडिया ले लिया कि भाई इस तरह से कलर्स हैं। अब कहीं वेबसाइट पे आपने डार्क कलर ऐसे कलर्स देखे हैं आपने? वेबसाइट आजकल बहुत डिसेंट होती हैं कि 2-3 कलर्स होते हैं, हर जगह आपको बटन सेम दिख रहा होता है, लाइट सा कलर होता है उसका। ठीक है, ऐसे तो नहीं होती कि बिल्कुल चमकीलियाँ हो उसके ऊपर, है ना, शशके लगे हो, ये ग्रीन कलर वाइट कलर रेम्बो शेम्बो, ऐसा तो नहीं होती, पहले होती थी ये। ठीक है, पहले ऐसी होती थी कि वेबसाइट को बहुत ज़्यादा जो है ना फैंसी बनाया जाता था, अब डिसेंट सी होती हैं। सही है, तो आप लोगों ने थोड़ा ना वेबसाइट खोल के देखना है कि कैसी वेबसाइट होती है, कितने कलर्स यूज़ हो रहे हैं, कौन सा कलर कहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा आपको क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस मोड में। सही। अच्छा, तो हम बात करें कि एक तो हमने ऐसे कर लिया कि बाय नेम हमने कलर का नाम कॉल किया, हमें 147 कलर्स मिल रहे थे, उनमें से कोई कलर हमने लगा लिया। ठीक है, तो हमने बैकग्राउंड कलर लगाया है, अभी मेरे पास H1 बनी हुई है कहीं, हाँ बनी हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है। अच्छा, अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सिर्फ कलर है।
ठीक है, तो इसमें भी आप कोई कलर लगा सकते हैं, इसमें भी 147 होंगे। जहाँ कहीं भी बात आ जाए कलर्स की तो ये कलर वाली चीज़ें सब जगह अप्लाई होंगी, चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो या बॉर्डर कलर हो या टेक्सचर कलर हो, कुछ भी हो। ठीक है, कलर में ये सारे रूल्स चलते हैं। अच्छा, तो बाय नेम वाला हमने देख लिया। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ये पिकर होता है, जब आप इस पर होवर करते हो तो आपके पास इस तरह से पिकर आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है एक पूरा सर्किल बना हुआ है कलर्स का, कि आपको हर कलर दिख रहा है। ब्लू के रेंज में चले जाएं आप, पिंक की रेंज में, ये आपको दिख भी रहा है। ठीक है, इधर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग ऊपर देख रहे हैं RGB। ठीक है, खुद ही से क्या लिखा हुआ है RGB। RGB का मतलब क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, एक कलर है, कलर का नाम भी होता है, उसका कोड भी होता है, और तीसरा उसका RGB वैल्यू भी होती है। सही, जैसे ही मैंने कलर पिक किया यहाँ से तो उसने खुद से ही कन्वर्ट किस में करके दे दिया, RGB। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो कोड भी आ गया उसका। ठीक है, उसका कोड भी मिल जाएगा। कलर एक ही सेम कलर होगा, उसको तीनों चीज़ें मिलेंगी आपको। देखिए कलर, इसका कोड भी आ गया कि #008024 कोड भी आ गया। अब मैं और क्लिक करूँ तो देखो और भी तरीके हो जाए, SL भी होता है। ठीक है, HWB भी होता है, बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन इतने हम ये यूज़ नहीं करते। हम ज़्यादा यूज़ करते हैं RGB और एक कोड वाला। ठीक है, बाय नेम जो है हमें बहुत ही कम मिलते हैं, कि हम जो चाह रहे होते हैं वो कलर हमें CSS के पास नहीं मिलता, तो क्या करते हैं हम कोड वगैरह के थ्रू या RGB के थ्रू हम उसको लगा रहे होते हैं। सही है, जैसे अगर मुझे एक पीच कलर लगाना है, CSS के पास नहीं है, तो अब मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे पास तो कोई अभी डिज़ाइन वगैरह भी नहीं है। तो आप गूगल पे जाके ना सर्च कर सकते हो। देखिए पीच कलर का हमें चाहिए, RGB वैल्यू चाहिए, तो हमने सर्च की यहाँ पे RGB। ठीक है, तो ये देखें आपको जो है ये दे रहा है कि RGB क्या है, ये देखें आपको दे रहा है 255 255 250। वाइट लगा लो आप। सही है, और मुझे तो पीच कलर चाहिए था, तो पीच कलर का ये एक तो इमेजेस में शो कर रहा है, नीचे जाएँ ये नीचे दे रहा है। ठीक है, पैलेट ये आपको दे रहा है। देखिए वेबसाइट से मिल जाती है आपको, ये RGB भी दे रहा है आपको, हेक्सा कोड भी दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा कॉपी करूँ। अच्छा, लगाएंगे कैसे RGB को, कि अब हम बाय नेम नहीं लगा रहे, अब हम कैसे लगा रहे हैं, RGB के थ्रू। तो मैंने बैकग्राउंड लिखा और अब मैं क्या लिखूँगी, RGB, ये फंक्शन होता है। ठीक है, RGB मैंने क्लिक किया तो देखें आपको बता रहे कि भाई यहाँ पे रेड की वैल्यू आएगी, यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू आएगी, यहाँ पे ब्लू की। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यूज़ कितनी कितनी होंगी, सही है, नहीं इसकी जो रेंज होती है ना, कि आप कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, बुक में यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप जो इसकी रेंज लगाओगे वो 255 तक। कहाँ लिखा हुआ था, नीचे वाले में लिखा है, जो पूरा सर्कल बना हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है नीचे, और ये रहा 0 से लेकर 255। मतलब रेड में भी आप 0 से लेकर 255 तक की कोई वैल्यू लगा सकते हो, ग्रीन में भी और ब्लू में भी। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू है। अच्छा, अगर मैं अभी कोई कलर फॉलो नहीं करी, मैं रैंडम कोई नंबर डाल रही हूँ, मैंने 100 लिखा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 211 लिख दिया। सही है, मतलब रेंज वही है कि 0 से लेकर 255 की रेंज है। मैंने तीनों को अलग अलग कुछ ना कुछ रैंडम नंबर्स दे दिए। अच्छा देखें, कुछ ना कुछ रैंडम नंबर जो मैंने दिए हैं उससे कौन सा कलर बन रही है, स्काई ब्लू। ठीक है, अच्छा अगर मैं रेड की जो है ना अमाउंट ज़्यादा कर दूँ, इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 255। सही है, तो आपके कलर में रेड ज़्यादा दिखेगा, है ना, दिख रहा है आपको। अच्छा, अगर मैं इसको 0 कर दूँ ज़रा, कि भाई मैंने जो है वो ग्रीन और ब्लू रखना ही नहीं है, तो 0 0, अब बचे क्या है, रेड कलर। तो आपको 255 पे कौन सा दिख रहा है, सिर्फ रेड, क्योंकि पहला वाला रेड ही है। अच्छा, अगर मैं ज़रा इसको 0 कर दूँ और मैं इसको 255 कर दूँ ज़रा, तो कौन सा कलर दिखेगा, ग्रीन, क्योंकि अभी मैंने ग्रीन को ही रखा है, बाकी दोनों को 0 कर दिया। सही, तो कम ज़्यादा करने से जो है वो कलर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा मैंने तीनों को 0 0 कर दिया, तो क्या दिखता है भाई, क्या आ जाएगा, ब्लैक कलर के। भाई तीनों का 0 0 तो ब्लैक कलर बना रहा है। अच्छा, अगर तीनों का 255 कर दूँ मैं ज़रा, वाइट हो जाएगा। बुक में बता भी रहा था कि तीनों का अगर 255 मैक्सिमम जो इसका पॉइंट है उतना अगर आप कर देंगे तो वाइट बनेगा। सही, तो ये कलर वगैरह आप लोग भी खेल सकते हैं रैंडम वैल्यूज़ डाल के। और अगर आपको कोई वाकई में कलर लगाना है तो आप इंटरनेट पे जाकर ढूंढ भी सकते हैं। जो अगर मैंने कॉपी किया था ना, मैं उसको ज़रा पेस्ट करूँ कि पीच कलर बन रहा है क्या, मैंने कोड कॉपी किया था। ठीक है, उसने मुझे कोड दिया वेबसाइट पे, देखिए कलर शो भी कर रहा है और अप्लाई भी हो रहा है। यहाँ पे बॉक्स में ना वो कलर का प्रीव्यू भी आ जाता है कि वो इस तरह का कलर होगा। सही, तो समझ में आ रहा है। इसका सिंटेक्स देख लिया, कॉमा आना चाहिए बीच में, तीनों वैल्यूज़ में सेपरेशन कैसे हो रही है, कॉमा के थ्रू। अच्छा, और अगर आप ज़रा यहाँ पे करें तो एक यहाँ पे बीच में भी एक व्हील्स है ना, कि इस कलर को अगर आपने लाइट एंड डार्क करना है, ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या होती है, कम या ज़्यादा। ठीक है, आप मोबाइल स्क्रीन पे ब्राइटनेस होती है ना आपकी, एकदम बिल्कुल लो कर देते हो मोबाइल ब्लैक हो जाता है, कुछ दिखती नहीं है स्क्रीन। अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है आपकी स्क्रीन। ठीक है, अच्छा तो भाई इस तरह से ओपेसिटी होती है कि आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अब जैसे मैंने इतना किया
तो जस्ट मैंने किया और लास्ट में क्या ऐड हो गया, ए। ठीक है, ए का मतलब क्या है, ओपेसिटी। इसमें बता रहे हैं कि 0.61। अब देखें ये पहली वैल्यू तो कौन सी है, रेड की, दूसरी ग्रीन की, तीसरी ब्लू की, ये चौथी वैल्यू लगी है कौन सी है, ओपेसिटी। अच्छा इसकी क्या रेंज होती है, इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, मतलब 0 से आगे ये ऑनवर्ड्स डिजिट्स आ सकते हैं पॉइंट के बाद ना, 0.95, 0.75। ठीक है, अगर मैं इसको 1 कर दूं तो 1 का मतलब क्या है कि बिल्कुल आपको कलर दिखेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको हाफ करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 0.5। सही है, तो मतलब ये हाफ आपको डार्क और लाइट दिखेगा। सही, तो ये समझ में आ रहा है कि अगर 1 है तो इसका 100% है, और अगर 0.5 होता है तो इसका 50 हो जाता है, 0.25 होता है 25% हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स में बिल्कुल बेसिक से आपको पता होगी। ठीक है, तो ओपेसिटी का मतलब क्या है कि कलर को लाइट एंड डार्क करना है तो आप ओपेसिटी के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ए भी आ जाता है, अगर हम इससे पिकर से सिलेक्ट करते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर हमें खुद से भी करना हो तो फिर लास्ट वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ओपेसिटी, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो RGB समझ में आया आप लोगों को, 3 वैल्यूज आपको देनी पड़ेंगी कॉमा लगाकर, और कोई कलर आपको चाहिए हो, आपको CSS के पास नहीं मिल रहा हो तो आप इंटरनेट पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा अच्छी जो है ना वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे हमें बहुत अच्छे कलर्स मिलते हैं। एक कूलर्स नाम से वेबसाइट है। ठीक है, जैसे हम तो अपनी अगर स्टाइलिंग करना चाहे हम रेड ग्रीन ब्लू लगा देंगे, लेकिन अगर हम इस तरह की वेबसाइट्स पे देखें ना तो यहाँ पे बहुत अच्छे कलर्स कंट्रास्ट के दिए होते हैं। देखें कितने प्यारे प्यारे कलर्स दिए हुए हैं कि आप ये वाला कलर यूज़ कर लो, पाइन ब्लू दिया हुआ है, कभी नाम सुना है, डीप वॉलनट। ठीक है, इस तरह के कलर्स दिए हुए हैं। अच्छा मज़े की बात इसमें आपको सब चीज़ें मिलती हैं कि आप इसका कोड, ठीक है देखें इसको आप जो है वो RGB वैल्यू चाहिए आपकी, आपको कोड चाहिए, आपको नेम चाहिए, आपको सब देता है। इसमें भी देखें काफ़ी इसकी वैराइटीज़ हैं, वेरिएशंस देख रहे हैं आप लोग, इसमें भी कितने कलर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह की वेबसाइट्स पे जाके ना आप अच्छे कलर्स निकाल सकते हैं। सही, क्योंकि अभी तो हम रेड ग्रीन ब्लू वही चल रहा होगा, हम रैम्बो ही बना रहे होंगे अपनी तरफ से। ठीक है, और भी है, और कौन सी वेबसाइट है, एक कूलर्स थी, एक कलर पैलेट है आई गेस, आपकी मेकअप पैलेट होती है ना, आई शेडो, सही है, कलर हंट, ये भी देखें अच्छी है। इसमें भी देखें काफ़ी अच्छे कलर्स दिए हुए हैं कि ये साथ में यूज़ हो सकते हैं। इसका कोड भी दिया हुआ है इन्होंने, कॉपी भी कर सकते हो आप। ठीक है, देखें कॉपी भी हो रहा है, क्लिक करने से कॉपी हो रहा है। सही है, और इसको आई गेस इसका दूसरा भी देख सकते हो, अगर मैं इसको खोलना लाइक किया है मैंने, इसका वो मिलेगा हेक्सा कोड। हाँ ये देखें RGB नीचे दिया हुआ है, कलर भी दिया हुआ है, कोड भी दिया हुआ है, सब आपको मिल जाते हैं। बता भी रहा है इसमें मैरून कलर यूज़ हो रहा है, रेड कलर, टील यूज़ हो रहा है, सैज यूज़ हो रहा है। सही, कलर्स के नाम भी दिए हुए हैं और आपको कोड भी दिया हुआ है और RGB भी दिया हुआ है। सही, कोई मसला इसमें। अच्छा अगर आपने कोड लगाना है तो सिंपल क्या करोगे, एग्जैक्टली ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम सेम ही रहेगा कि बैकग्राउंड में लगाना है वो सेम रहेगा। जैसे आपने कोड में जो है वो स्टार्ट में क्या आना चाहिए, हैश आना चाहिए। ठीक है, हैश ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें ये जो है बहुत मज़े का कलर बना है। ठीक है, हैश होता है 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे, 2 आई गेस नंबर है, फिर 2 6 बन रहे हैं टोटल ना, हैक्स, जब इसको हैक्स कह रहे हैं तो ये कोड के थ्रू भी लगा रहे हैं। हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सही कि हम ये कोड याद करें, नहीं, हमें ये मिलेंगे, हमें सिर्फ पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, अगर कलर लगानी है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड लगाना है तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है। लगाने के 3 तरीके समझ में आ गए, कोई मसला। 5 मिनट का टाइम है, देखें ज़्यादा लेट नहीं कीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, तीनों तरीके से आप कलर लगा लें। अच्छा फिर आप ना कमेंट भी करते रहा करें कि आपने ये कलर लगा लिया ना। अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ कि मैंने ऊपर भी बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है और नीचे भी कलर लगाया हुआ है, ठीक है, अभी देखिए नीचे ये वाला बैकग्राउंड कलर चल रहा है, इसके ऊपर मैं येलो कलर लगा दूँ, 2 प्रॉपर्टी सेम लिख दी है, कलर डिफरेंट कर दिया है, तो आप लोगों को क्या लगता है कौन सा कलर आएगा, येलो। कितने लोग कह रहे हैं येलो आएगा, येलो, और कितने लोग कह रहे हैं कि नीचे वाला जो रेडिश है ये कलर आएगा, रेडिश। क्या सोच के आपने जवाब दिया, याद है मैंने कैस्केड का बताया था आपको, करीब है। देखिए एक फाइल ही चल रही है, ठीक है, HTML की दूर ही है, सब दूर ही चल रहा है अभी तो फिलहाल। ठीक है, याद करें मैंने कैस्केड का आपको दिया था आइडिया, ऊपर से नीचे, ठीक है एग्जैक्टली। तो आपकी जो फाइल है ना पूरी कोडिंग, अभी देखिए ऊपर सारा सब कमेंट है। अब ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऊपर से नीचे तक चल रही हैं। इसने बोला बैकग्राउंड कलर कौन सा लगाना है, येलो, उसने लगा दिया होगा। फिर इसने कहा दोबारा से बैकग्राउंड कलर लगाना है, अब ये रेड लगाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बाद में जो चीज़ लिखी जाती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, चीज़ जो है वो सेम ही है। तो येलो जो है वो अपडेट हो जाए किससे, नीचे वाले कलर से। ठीक है, तो अब आपको कौन सा कलर दिख रहा होगा, ये देखें रेड कलर आपको दिख रहा है।
तो अगर आप सेम प्रॉपर्टी लिखते हैं ना तो जो बाद वाली होती है वो चल रही होती है, क्योंकि रिप्लेस हो जाती है, अपडेट हो जाती है। पहले वो लग रहा होगा कलर, ऐसा नहीं कि लगा नहीं है, लगा होगा, लेकिन जब वो नीचे वाली लाइन में आया उसने कहा भाई ये तो बैकग्राउंड कलर दोबारा लगाना है, तो उसने उसको अपडेट कर दिया। सही है, तो प्रायोरिटी किसको दी गई है? नीचे वाली चीज़ को। यही मैं आपको बता रही थी कैस्केडिंग का मतलब होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट किया। सही है, तो अगर मैं इसको ना भी लगाऊं तो फ़ायदा क्या है कि नीचे वाला ही चलना है, तो मैं इसको कमेंट भी कर सकती हूँ। सही, तो आप लोग ज़रा लगाओ, एक पहले नेम के थ्रू लगाना, उसको कमेंट कर देना, फिर आप जो है वो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे जाना, RGB निकाल लेना, उसको कमेंट कर देना, फिर आप कोई हेक्सा कोड निकाल के लगा लेना। फिर जब देख लिया कि तीनों तरीके काम कर रहे हैं, सिंटेक्स में कोई मसला नहीं है, जब ओके हो जाए फिर हमें बता दिएगा। सही, ज़्यादा टाइम नहीं लिएगा, अभी देखें 10:24 हो रहे हैं, तो 34 तक के हो जाना चाहिए आप लोगों का। सही, कोई मसला? अच्छा, तो इस तरह से हमने कलर्स लगाने के तरीके देख लिए हैं। अच्छा, कलर और भी तरीक़ों से लगाया जाता है। ह्यू, ह्यू का मतलब है कि कोई भी कलर, ठीक है, आपके पास जो दुनिया में जितने भी कलर्स हैं ना, उनमें से कोई भी कलर्स। अच्छा, आपको पता है कि हर कलर जो है वो 7 कलर से, वो कहते हैं ना वाइट कलर के पीछे 7 कलर होते हैं। अगर रेनबो भी आप लोग देखो तो उसकी रिफ्लेक्शन होती है, तो अगर आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हो तो ये चीज़ें होती हैं कि कलर्स, वाइट के पीछे ना 7 कलर्स होते हैं, 7 ही होते हैं। इन 7 कलर्स को आगे पीछे किसी के साथ मिलाकर कम ज़्यादा करके कोई ना कोई नया कलर निकाला जाता है। सही है, तो दुनिया में 3 ही कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, इससे सब सारे कलर बन रहे होते हैं। कलर थ्योरी होती है, जो आर्टिस्ट वगैरह लोग हो ना, जो पेंटिंग शेडिंग करते हैं, उनको ज़्यादा ये चीज़ें पता होती हैं। अच्छा, खैर, सैचुरेशन क्या है कि आपने कलर को कितना ग्रे करना है। क्या करना है? ग्रे। सही है, उसमें कितना ग्रे कलर आपने ऐड करना है। अच्छा, ब्राइटनेस क्या है कि कितना आपने उसमें ब्लैक कलर ऐड करना है। आपके मोबाइल में ब्राइटनेस होती है ना कि आपने कम कर दोगे तो ब्लैक कलर ज़्यादा ऐड हो जाता है, ज़्यादा कर दोगे तो ब्लैक कलर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, मतलब वाइट हो जाता है बिल्कुल वो। सही, तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हो कि इस तरह से आप लगा सकते हो। तो इसमें ज़रा यूनिट अगर हम देखें तो ये इसमें भी आएगा HSL। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। यस, ठीक है, HSL। और इसमें भी आप लिख सकते हो, आगे बताया इसने जब हम कर रहे थे, इसमें भी लिखेंगे ना ऐसे ही, लेट मी सी, इसी तरह से लिखेंगे HSL, दिया हुआ इसमें, देखो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, वेबसाइट में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इस वजह से मुझे भी सिंटेक्स याद नहीं आ रहा इतना। खैर, मैं देख लेती हूँ उसको। HSL कैसे पास करना है, ऐसे ही 3 नंबर पास करेंगे उसमें। हम रैंडम लिख कर देख रहे हैं अभी। 122 और 8 तो नहीं खैर होता, 255। कोई कलर बना? नहीं। कैसे पास करना भाई? हाँ, इसकी रेंज भी डिफरेंट है। अच्छा, परसेंटेज में, इसमें आपको परसेंटेज में पास करना पड़ेगा। सही है, तो HSL का मतलब क्या होता है जो मैं लिख रही हूँ ना, उसका मतलब क्या है? ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। ठीक है, अच्छा ये बन रहा है ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस। ब्राइटनेस लाइटनेस को ही कह रहा है वो। ठीक है, तो ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। सही, तो ये जो ये लिखा हुआ है HSL, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस। ठीक है, इसमें आपको परसेंटेज में पास करना है, 0 से लेकर 100% होती है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है वो कलर जो है वो यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है? कलर का कोड आपने लिखना पड़ेगा कि कलर का कोड जो है, देखें आपको बता रहा है 0 से लेकर ये 360। ठीक है, ये लेकिन नीचे आपको बता रहे कलर का कोड ऐसे लिखोगे, और ये जो परसेंटेज वाला काम है कि आपने कितना ग्रे कलर ऐड करना है, ये आपको परसेंटेज में देना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम लिखते हैं कि 255 पर देखते हैं कौन सा कलर आता है। फिर हमने कहा 100% इसमें ग्रे कलर ऐड करना आप। ठीक है, और 0% हमें जो है ब्लैक कलर ऐड करना है, क्योंकि ब्राइटनेस में क्या होता है? ब्लैक कलर ऐड। सही, तो देखें ये कौन सा कलर बन गया? ब्लैक कलर। अच्छा, अगर मैं ज़रा कोई कलर डालूँ 100 पे, सही, और ग्रे कलर मैं बिल्कुल 0 कर देती हूँ कि मुझे ये वाला भी ऐड नहीं करना और ये वाला भी। इसका मतलब क्या है कि ना ही इसमें ग्रे कलर ऐड हो रहा है, ना ही इसमें कौन सा? ब्लैक कलर ऐड हो रहा है। अच्छा, कलर का कोड अगर मैं 360 करूँ तो इस पर कौन सा आता है? ज़रा ब्लैक ही आ रहा है। अच्छा, अगर मैं करूँ कि इसमें ग्रे कलर जो है 50% ऐड करना है, तो कुछ हुआ तो नहीं खैर। अच्छा, 100% अगर हम करें, इसको 100 करें, हम देख रहे हैं, हम खेल रहे हैं इसके साथ। अब ये वाइट हो रहा है, सही, क्योंकि मैंने 100 कर दिया। अगर इसको 0 करूँ, ग्रे 0 करना है, देखें अब वाइट हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने 100% कर दिया। सही, तो पहला वाला कलर है। दूसरा ये कि आपने कितना % ग्रे कलर ऐड करना है, और तीसरा कौन सा है कि कितना % वाइट कलर ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए देख भी सकते हैं, अगर भूल जाते हैं ना कोई मसला नहीं है। देखिए आपको दे भी रहा है इस तरह के ना वेबसाइट्स पे कि 251 पे ये कलर आ जाएगा, इसका कोड भी उठा लो, परसेंटेज के थ्रू पास भी कर लो। अच्छा, ये वाली अप्रोच, बातें कर रहे हैं आप लोग, पीछे पीछे बोल रहे होते हैं आप लोग।
अच्छा ये वाली अप्रोच इतनी यूज़ नहीं होती, ज़्यादा यूज़ होने वाली कौन सी है, कोड वाली है और RGB। सही, ये इतना यूज़ नहीं होता है, मैंने भी वेबसाइट्स बनाई है, इतना यूज़ नहीं किया है। अच्छा कंट्रास्ट क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, लड़कियों को ज़्यादा पता होता है कि अगर जो है लाइट बैकग्राउंड है और अगर हम लाइट ही कलर रख दें तो ये रीडेबल होगा, ज़्यादा कंटेंट पढ़ने में आएगा नहीं ना, दोनों कलर लाइट हो गए तो दिख ही नहीं रहा कुछ। हाँ अगर ऐसा हो कि डार्क बैकग्राउंड हो और लाइट कलर हो, टेक्स्ट कलर जैसे हम कर रहे हैं वाइट, तो ये ज़्यादा हमें रीडेबल है कि हमें पढ़ने में ईजीनेस हो रही है। अच्छा अगर ऐसा वाला सीन है कि ये जो है इसका क्या है कि बिल्कुल लाइट सा है, ठीक है, और इसके ऊपर लाइट ही है, मतलब डार्क के ऊपर लाइट और लाइट के ऊपर क्या, डार्क, तो ऐसे चल जाएगा, ऐसी कॉम्बिनेशन चलती हैं। सही, ऐसा नहीं कि अगर दोनों को डार्क कर दोगे तो नज़र नहीं आएगा, दोनों को लाइट कर दोगे जब भी नज़र नहीं आएगा। सही, तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये हम बता रहे हैं, कंट्रास्ट में भी आपको देखना चाहिए। अच्छा भाई आगे हम देखें ज़रा, अब देखें RGBA का मतलब क्या है, ओपेसिटी, कि कलर में कितना आपने उसको डार्क करना है या लाइट करना है, आप लोगों ने देख लिया। इसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर ये रहा 1 तक लिखा हुआ है बुक में। अच्छा बुक में ये आप लोग देखिएगा, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं पॉइंट करने वाली हैं, ठीक है, नोट करने वाली हैं कि इसकी क्या रेंज है। अभी मैंने HSL की बताई थी, 360 था, उसमें परसेंटेज की क्या थी, 100 थी। मैंने आपको कलर्स का बताया 0 से लेकर 255। अब देखें ये भी लिखा हुआ है कि ओपेसिटी, कलर में कितना आपको डार्क करना है या लाइट करना है, 0 से लेकर 1 तक की इसकी रेंज है। अगर 0.5 पास करेंगे इसका मतलब क्या है, 50%। अगर 0.15 पास करेंगे इसका मतलब क्या है, 15%, ठीक है, ओपेसिटी। अच्छा इसके अलावा ये तो कलर वाली हो गई, अगर आपने पूरे एलिमेंट पे ना, पूरे एलिमेंट को डार्क या लाइट करना है तो आपके लिए एक प्रॉपर्टी भी है, उसका नाम क्या है, ओपेसिटी। क्या नाम है, ओपेसिटी। अच्छा इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं कि अभी हमारे पास ये एक H1 है, ठीक है, इसको हम जो है वो बैकग्राउंड कलर मैंने लाइट ही दिया हुआ है, कुछ मैं इसको डार्क कर देती हूँ, ठीक है, रेड कलर बना देते हैं, सही है, और इसका ना टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं वाइट, ताकि एटलीस्ट दिखे तो सही उसका कंटेंट, ठीक है, कोई मसला नहीं। एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है और टेक्स्ट कलर क्या किया हुआ है, वाइट। अच्छा अगर मुझे इस कलर को डार्क या लाइट करना है तो मैं इस कलर में जाकर इस तरह से जो है ना, या लास्ट में जाके वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, कलर लाइट एंड डार्क हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा अगर मैं चाह रही हूँ कि पूरा एलिमेंट उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी लगी है, चाहे वो कलर की लगी है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी लगी है, सब की सब लाइट या डार्क होनी चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास क्या अलग से एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है, ओपेसिटी। क्या नाम है उसका, ओपेसिटी, ठीक है। अगर मैंने इसको 0 कर दिया, क्या कर दिया, 0, तो आपको वो एलिमेंट दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब पूरा एलिमेंट जो है ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, 0 का मतलब है बिल्कुल ही उसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी आ गई। अच्छा अगर मैं 0.5 करूँ तो देखें ये आपको लाइट सा दिख रहा है, हाफ पूरा एलिमेंट, उसके ऊपर कुछ भी आपका टैक्स है, उसका बैकग्राउंड कलर, सब चीज़ें जो है इफेक्ट होंगी अगर आप ओपेसिटी वाली यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आप A यूज़ करोगे तो कलर में लाइट एंड डार्क होगा, लेकिन ओपेसिटी क्या है कि इस एलिमेंट के ऊपर सारी जो प्रॉपर्टीज़ लगी हैं उसमें लाइट एंड डार्क करना है ना, तो सब साथ होगा। अच्छा अगर हम इसको 1 कर दूँ, 1 का मतलब क्या है कि बिल्कुल उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, बिल्कुल वो जो आपको दिख रहा होता है अपने प्राइम पर, वो आपको दिखेगा, सही है। अच्छा अगर हम इसको 0.75 कर दूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 75%, तो आपको देखें 75% दिख रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा कलर में थोड़ा सा और डार्क करूँ, ये रहे, सही। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, A जो है अगर कलर के एंड में A आ रहा है तो वो कलर को लाइट एंड डार्क कर रहा है, ठीक है। अगर आपने ओपेसिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है तो इसका मतलब पूरा एलिमेंट को वो लाइट एंड डार्क कर रहा है, अब उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ लगी हैं सब इफेक्ट होंगी, सही। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ये बात क्लियर है, कोई मसला है इसमें। अच्छा आई गेस ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर। उसमें फिर आपको बता रहे हैं, देखें ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस दोबारा बताया, इसमें भी ये आता है कि इसमें भी अगर आपने कलर को लाइट और डार्क करना हो तो A पास कर सकते हैं। तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कलर्स हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो भाई कैसा लगा आपको ये चैप्टर 11 कलर लगाना सीखा है हमने, सही है। अच्छा कलर की बात कहीं पर भी आ जाए, मैं दोबारा कह रही हूँ, आगे जाके आप बॉर्डर कलर भी पढ़ोगे, ठीक है, और बहुत सारे कलर्स और भी लगाना सीखोगे, तो ये सारे तरीके वहाँ पर भी यूज़ हो सकते हैं, सही है। अच्छा भाई चैप्टर 11 हमारा डन हो गया, अब चैप्टर 12 पे हम जाते हैं। अच्छा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि आपने फ़ॉन्ट क्या होते हैं, टेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ना, उसको हम फ़ॉन्ट भी कह रहे होते हैं, उसका स्टाइल चेंज करना है आपने, उसको आपने मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है, ठीक है, स्मॉल करना है, लार्ज करना है, उसकी जो है ना आपने। अच्छा टाइप फेस लिखा हुआ है, टाइप फेस जानते हैं कोई, जैसे अगर आप वर्ड खोलते हो ना, मैं आपको वर्ड खोल कर दिखाऊँ, वर्ड पे सबने काम किया होगा, ठीक है, असाइनमेंट्स वगैरह आप लोगों ने बनाए होंगे। तो हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं। अभी फिलहाल एक फार्मूला भी होता है, आई गेस रैंडम करके होता है, उससे ना रैंडम सा टेक्स्ट पे आ जाता है। अच्छा भाई
अभी देखें यहाँ पे इसका स्टाइल क्या है, अभी टाइम न्यू रोमन। मैं इसको ज़रा कर दूँ और इसको थोड़ा सा हम इसका साइज़ इंक्रीज कर देते हैं। सिलेक्ट करते हैं इसको हम, रूल क्या होता है, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये फैमिलीज़ होती हैं, जैसे आपने स्टाइल इस तरह कर दिया, आपने पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर आपने इस तरह का स्टाइल कर दिया, इस तरह का कर दिया, ये इनकी स्टाइलिंग चेंज हो रही है ना, इसको हम कहते हैं टाइप फेस। ये फॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं। अच्छा भाई बातें नहीं कीजिए, ये फॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं कि आप उसका स्टाइल चेंज करो, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप फेस, कि फॉन्ट के ऊपर जो काम हो रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पे साइज़ को मैंने चेंज करना था, तो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन होते हैं वर्ड में कि मैं इसको इस तरह से जो है स्मॉल लार्ज कर सकती हूँ, इस तरह से हम वर्ड में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यही वाली चीज़ अगर आपने CSS में करनी है तो वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो टाइप फेस इसी कहेंगे कि फॉन्ट की आपने स्टाइलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें। अच्छा भाई आपने पढ़ा कि बोल्ड करना, आप लोग HTML में पढ़ कर आए हो ना, कौन सा टैग था? हाँ स्ट्रॉन्ग भी था और बी का भी था। सिमेंटिक कौन सा था? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अब से आप HTML के थ्रू कुछ भी स्टाइलिंग नहीं करोगे, जब तक कि हम CSS नहीं जानते थे, जब तक कि हमारा काम चलता था। ठीक है, कि हम कर लेते थे, लेकिन अब से आप लोगों ने HTML के थ्रू स्टाइलिंग नहीं करनी। अब किससे करोगे? CSS से। तो आपको बताया जाएगा कि बोल्ड किस तरह से किया जाएगा CSS में, इटैलिक किस तरह से किया जाएगा। अगर किसी वर्ड को आपने कैपिटलाइज, ये जानते हैं आप, केसेस होते हैं, लोअर केस, अपर केस, ठीक है, छोटी ABCD, बड़ी ABCD, सारे लेटर्स को आपने स्मॉल कर दिए, कैपिटल कर दिए, या ऐसा भी होता है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये आप लोग केसेस देखे होंगे, स्कूल्स वगैरह में आपने पढ़े होंगे, तो वो भी हम सीखेंगे। अच्छा अंडरलाइन करना हो, ये भी सीखेंगे हम। और अगर हमने लाइंस के बिटवीन स्पेस चाहिए, वर्ड के बिटवीन चाहिए, लेटर्स के बिटवीन चाहिए, तो ये भी हम सीख रहे होंगे। तो ये पूरा जो चैप्टर ये टेक्स्ट पे ही डिपेंड करता है कि सारी टेक्स्ट से रिलेटेड आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब CSS ऐसा ही है, हर चैप्टर में हम जाएंगे और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अभी हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ जब पूरी वेबसाइट बनाने बैठेंगे ना तो ये सारी यूज़ हो रही होती हैं। सही, चले भाई इस चैप्टर में हम जाते हैं, चैप्टर 12। और सबसे वो कह रहा है सबसे पहले कि आपको पता हो कि फ़ॉन्ट की फैमिलीज़ के नाम होते हैं। सेरिफ, इसका स्टाइल कुछ यूँ होता है। सैन सेरिफ फैमिली, इनका स्टाइल कुछ यूँ हो रहा है कि इनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो थोड़े राउंड होते हैं, इनके देखिए थोड़े शार्प है। सही है, और मोनो स्पेस में क्या है, इस तरह से वो निकले होते हैं। ठीक है, तो स्टाइल है, हर एक फैमिली का अपना स्टाइल है। ठीक है, तो भाई ये बता रहे कि इसको फॉलो इस तरह से किया जाता है। अच्छा भाई हम कैसे लगा सकते हैं, तो ये देखें कितने प्यारे प्यारे, कॉमिक वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉमिक सेंस। ठीक है, अभी आपको मैंने वर्ड में भी दिखाया था ये। ठीक है, तो आपको कुछ CSS से भी मिलते हैं। तो भाई इसको लगाने की प्रॉपर्टी का नाम क्या है, देखें इतना आसान है प्रॉपर्टी का नाम कि आपने फैमिली लगानी है ना, तो आप क्या लिखोगे, फॉन्ट फैमिली। क्या लिखोगे, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, आपको देखकर भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, फॉन्ट की फैमिली चेंज हो रही होगी। अच्छा एंटर किया, अब देखें सजेशंस आ रही, वही वाली बात है, ये CSS ने पहले से मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें से कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज मैंने ये वाला जॉर्जिया लगा लिया। ठीक है, अभी मैंने लगाया, इसको समझा नहीं क्या है, कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं पता। अभी जाकर हमने देखा ज़रा, तो ये अप्लाई हो रहा है, तो देखें आपको कुछ स्टाइल चेंज होता हुआ दिख रहा है H1 का। चलो कुछ और भी ट्राई करते हैं कि इतना अच्छा हमें नहीं दिख रहा, हम दोबारा से इसको रिमूव करके सजेशंस में जाते हैं और अब कुछ जो है वो कर्सिव लगा कर देखते हैं। देखो हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कोई और भी लगा कर दिखाऊँ ताकि आपको बिल्कुल चेंज होता हुआ नज़र आए कि हाँ देखें हो रहा है। ठीक है, इसका स्टाइल चेंज हो रहा है। सही, तो अब हम ये जो मिले हैं हमें इसको समझ लेते हैं, कॉमा लगाया हुआ इसका मतलब क्या है। अच्छा देखिए, इसका पहला नाम लिखा हुआ है गिलसेंस, कॉमा लगाया, फिर कुछ लिखा हुआ है, फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने देखा हो कि अगर आपका जो है व्हाट्सएप में अपडेट आती है, कोई इमोजी नहीं डाल देते हैं वो, और आपके पास शो नहीं हो रही होती, तो फिर आपके पास समटाइम्स ना इस तरह से क्रॉस आ रहा होता है। ठीक है, अगर आप जो है किस तरह से क्रॉस आता है पता है ना, इस तरह से ड्रॉ करके दिखाऊंगी ना, जब जहन में क्लिक करेगा। क्या नाम है उसका, एक्सले। इस तरह से क्रॉस आ रहा था कि भाई कुछ लिखा है और आपके पास है वो रीडेबल नहीं हो रहा, तो वो इस तरह से आपको शो कर रहा होता है। अगर आपकी अपडेट नहीं होती है, कोई इमोजी आपके पास नहीं चल रही होती ना, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई आप अपडेट करो, फिर आपके पास भी आएगा। फिर आप व्हाट्सएप वगैरह कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म अपडेट करते हो, फिर आपके पास भी वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, तो ऐसे ही क्या होता है कि मेरे कंप्यूटर में, आप मेरे कंप्यूटर में हो सकते हैं फ़ॉन्ट्स जो है वो डिफ़ॉल्ट विंडोज़ की तरफ से भी आते हैं और मैंने कुछ अपनी तरफ से भी डाले हुए हैं, इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। अब मैं किसी को अपनी वेबसाइट शेयर कर रही हूँ, उसके कंप्यूटर में वो फ़ॉन्ट्स है ही नहीं जो मैंने अपनी वेबसाइट में लगा कर उसको दिए हैं। मैंने अपने पास इंस्टॉल कर लिए थे, अपनी वेबसाइट पे लगा रही थी, मेरे पास सब अच्छा चल रहा था। अब मैंने किसी को अपनी वेबसाइट शेयर की या उसको लाइव करके किसी को दुनिया को दिखाया कि भाई मैंने ये बनाया, अब उसके पास, उस बंदे के पास उस कंप्यूटर में
वो फ़ॉन्ट शो नहीं हो रहे। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि उसके पास वो फ़ॉन्ट्स नहीं है, मेरे पास तो हैं लेकिन उसके पास नहीं है, तो फिर ये तो मसला हो जाएगा मिस के जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं उसके बाद शो नहीं हो रही। तो ये कॉमा इसी तरह से लगाया गया है कि भाई अगर उसके कंप्यूटर में ये वाला फ़ॉन्ट होगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर ये वाला चलेगा, अगर नहीं है तो फिर ये वाला चलेगा, नहीं है तो फिर ये वाला चलेगा। और ऐसा लास्ट वाला तो होता ही होता है कि ये वाला फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट होता है, सबके पास ही होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं कि चले पहले वाले में नहीं चला लेकिन लास्ट वाला, ये सेकंड लास्ट, ये वाली चीज़ें जो है वो सबके कंप्यूटर्स में होती हैं, तो एटलीस्ट उसको ये वाला फ़ॉन्ट तो दिखेगा। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं फॉल बैक सिस्टम। क्या बोलते हैं? फॉल बैक सिस्टम, ठीक है। कि अगर कोई फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है उसके कंप्यूटर में तो कॉमा लगा कर दिया हुआ है कि भाई ये वाला नहीं चले तो ये वाला चल जाए, ऑल्टरनेटिव वो चल सकता है। सही समझ में आ गया? अच्छा भाई, तो अगर लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई जो हम फ़ॉन्ट लगाएं, हम चाह रहे हैं कि उसके कंप्यूटर में वही वाला फ़ॉन्ट दिखे, ऐसा ना हो कि भाई ये तो कॉम्प्रोमाइज़ है ना कि भाई चलो वो वाला नहीं हुआ तो वाला दिख जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो अलग वेबसाइट पे जाके ना, गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह हमें देता है फ्री में, उधर जाके हम जो है वो अपनी डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं कि जब उसके कंप्यूटर में वेबसाइट खुलेगी तो वो फ़ॉन्ट उसके पास भी दिखेगा। ऐसा सिस्टम ही नहीं रखते हम, ठीक है, हम गूगल फ़ॉन्ट्स के थ्रू कर लेते हैं। सही है। खैर बताएं, ये वाला सिस्टम समझ में आया? नोट कर लें, इसको बोलते क्या है? फॉल बैक सिस्टम। कॉमा लगाने का मकसद क्या है कि अगर ये वाला फ़ॉन्ट नहीं चलता तो उसके ऑल्टरनेट दूसरा चल जाएगा। और लास्ट वाले तो कुछ ऐसे ही होते हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होते हैं, हर कंप्यूटर में होते ही होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये तो हमारे पास सजेशंस में आया था। अब हम देखेंगे गूगल फ़ॉन्ट से लगाना, ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट्स, क्योंकि आपको पता है गूगल जो है वो फ्री आपको जो है वो अपने प्रोडक्ट्स दे रहा होता है, तो उसी में एक आता है हमारे पास गूगल फ़ॉन्ट्स। इसकी वेबसाइट है, हम इस पर गए और देखें इस पर हर लैंग्वेज में बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं। जापानीज़ हो गया, चाइनीज़ हो गया ठीक है सब। अगर आप कुछ सर्च भी करना चाह रहे हो तो यहाँ भी कर सकते हैं। और ये आपको बता भी रहा होगा कि भाई देखें क्यूट चाहिए आपको, फैंसी चाहिए, इनोवेटिव चाहिए, तो फिर आपको ये भी दे रहा है। देखें कितने अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स दिए हैं। सही, वैसे तो इतने खैर चमकीले धमकीले हम यूज़ नहीं करते, सिंपल सिंपल यूज़ कर रहे होते हैं। खैर हम अभी लगा रहे हैं, तो प्रैक्टिस चल रही है हमारी। अच्छा खैर, हमें ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, हम अपनी वेबसाइट में ये वाला फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं। क्लिक किया मैंने, ठीक है, देख लिया कि भाई इस तरह से, ठीक है, ये इसका है। और मुझे आई गेस मुझे लिखने को प्रीव्यू भी देगा कि भाई आप लिख कर ना देख भी सकते हो कि भाई कुछ लिखोगे तो वो ऐसा दिखेगा। सही है, टेस्ट करवा रहा है आपको। मैंने कहा ठीक है, पसंद आ रहा है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन लगाना और दूसरा होता है डाउनलोड करके लगाना। जैसे इमेजेस भी आप लोग ने पढ़ा था ना, वो ऑनलाइन भी लगाते थे आप और डाउनलोड करके भी, तो इसमें भी दोनों तरीके हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑनलाइन वाला। कौन सा वाला? ऑनलाइन, ठीक है, लिंक लगाना। तो इसमें एक बटन आपको दिख रहा होगा गेट फॉन्ट, इस पर गए हम, ठीक है। और इसमें आपको दिख रहा होगा एक तो डाउनलोड वाला है और दूसरा कौन सा है? इम्बेड कोड। इम्बेड याद आ रहा है, आई फ्रेम में पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। इसको क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मुझे कह रहा है कि भाई इसमें भी दो तरीके हैं, इसमें भी दो तरीके हैं, एक लिंक के थ्रू और एक इंपोर्ट के थ्रू। अच्छा, कह रहा है कि भाई वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS कौन सी होती है? आईफोन वाली। फ्लटर भी एक मोबाइल ऐप बनाने के लिए यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी। हम कौन सी अभी वेब पे, डिफ़ॉल्ट वेब भी आ रहा है और हम वेबसाइट ही बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर आप लिंक के थ्रू लगाओगे ना तो आपने क्या करना है, ये देखो HTML का जो आपका हेड का टैग होता है ना, उसके अंदर आपने कोड क्या करना है? पेस्ट करना है। तो मैंने इसको कॉपी किया सिंपल और HTML की फाइल में गए और हेड के जो टैग है, ठीक है, जो हमारी CSS की फाइल लगी है इससे पहले हमने इसको पेस्ट कर दिया। सही है, सिंपल मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। कोई मसला इसमें? अच्छा, फिर क्या करना है कि आपने जिस भी एलिमेंट को ये फॉन्ट अप्लाई करना है, ये आपको बता रहा है फॉन्ट फैमिली का नाम। ये देखिए इसने कुछ बताया हुआ है, कैब लामो, इस तरह से कुछ नाम इसने दिया हुआ है। खैर मैंने तो कॉपी पेस्ट करना है, मुझे क्या कुछ भी नाम रखे, ठीक है। मैंने ये प्रॉपर्टी को कॉपी कर लिया, सही है। अब मैंने जिस भी एलिमेंट पे ये लगाना है, मैंने कहा इस H1 पे लगा दो। इसको हम अभी कमेंट करें कि हमें सजेशन वाला नहीं लगाना, और जो मैंने गूगल फॉन्ट से उठाया है वो मैंने लगाना है, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया। तो अगर हम जाकर देखें ये अप्लाई हो रहा है, ये देखें हो गया। कोई मसला इसमें? सिंपल है। एक तरीका के आपने क्या किया, HTML की फाइल में आपने पहले लिंक्स के थ्रू कनेक्शन कर दिया इसका, और जिस भी एलिमेंट पे आपने लगाना है तो वो आपको नाम भी दे रहा है, पूरी प्रॉपर्टी भी दे रहा है, तो आप ये लगा भी सकते हो। सही है। तो अब इस तरह से आप पैराग्राफ पे लगाना चाह रहे हैं, आप हेडिंग पे लगाना चाह रहे हैं, तो आप ये प्रॉपर्टी का नाम पास करेंगे और इसमें फैमिली का नाम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, सिंपल अप्लाई हो जाएगी। कोई मसला इसमें? अच्छा भाई, दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये वाला तरीका हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैंने हटा दिया ये सब, सही है,
इट मीन्स कि वो अब कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है ना, अभी सिंपल जैसे आपका HTML में दिखता है वैसे ही दिख रहा होगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, दोबारा वेबसाइट पे गए, कहाँ खुली थी मैंने, यहाँ पे, ठीक है। अब हमने तरीका इस्तेमाल करना है इम्पोर्ट वाला, लिंक के थ्रू समझ में आ गया, अब इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इम्पोर्ट क्या है, ये आपको बता रहे हैं कि स्टाइल का टैग है, उसके अंदर आपने ये लगानी है। अच्छा, ये इंटरनल CSS आपको याद हो तो स्टाइल का टैग होता है, हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल, तो हमें स्टाइल का टैग लगाने की ज़रूरत है नहीं। हम क्या करेंगे, जस्ट ये इम्पोर्ट वाली लाइन कॉपी करेंगे, हम पूरा ये स्टाइल का टैग नहीं करेंगे, हम सिर्फ इम्पोर्ट वाली लाइन कॉपी किया, स्टाइल की शीट में गए और सब पे टॉप पे कोशिश क्या करें, सब पे टॉप पे आप जाकर ये पेस्ट कर दें, ठीक है, फाइल के टॉप पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर सेम रूल है कि फैमिली का नाम सेम ही है, आप तरीका डिफरेंट कर रहे हो लेकिन उसकी प्रॉपर्टी और वो नेम सेम ही है। दोबारा से मैंने यही प्रॉपर्टी अप्लाई की, ठीक है, इस तरह से लगा दिया, ठीक है। अब आपको लगता है अप्लाई हो जाएगा, जाकर हम देखें तो ये देखें अप्लाई हो गया, सही है। तो आपको क्या लगता है भाई, कौन सा तरीका आसान लगता है, लिंक वाला या इम्पोर्ट वाला, इम्पोर्ट, ठीक है। अच्छा, यूज़ भी यही होता है कि भाई CSS, अब देखें HTML की फाइल में ना और भी बहुत चीज़ें होंगी कि आप कनेक्ट कर रहे हो आप, जी ये स्टाइल, ठीक है, स्टाइल डॉट CSS की फाइल के टॉप पे लगाना है आपने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अभी अगर मैं यहाँ पे लिंक के थ्रू करूँगी तो कल को मेरी वेबसाइट पे इमेजेस होंगी, फॉन्ट्स होंगे, और भी चीज़ें मैंने जो है वो कनेक्ट करनी होंगी, तो बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर क्या है कि मैंने CSS की चीज़ है ना, तो मैं इसको किस में रखूँ, CSS की फाइल में रखूँ। तो हम तरीका कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, इम्पोर्ट वाला, ठीक है। लेकिन आपको आने दोनों चाहिए, लिंक के थ्रू भी लगाना आना चाहिए और इम्पोर्ट के थ्रू भी लगाना आना चाहिए, सही है। तो बताएं इसमें कोई मसला, सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट किया है, मैंने कुछ भी अपने हाथ से नहीं लिखा। फिर मैंने ये भी लिंकिंग भी उसकी जो है वो शीट से उठाई और मैंने ये प्रॉपर्टी पूरी यहीं से उठाई थी, ठीक है। तो मैंने इसी से कॉपी पेस्ट किया है, ये समझ में आ गया। अभी ऑनलाइन में दोनों तरीके हम देख रहे हैं, एक वेब हमने लिंक वाला देखा और दूसरा इम्पोर्ट वाला। कोई मसला है इसमें, चलें भाई इसको लगा कर दिखाएं, अच्छे अच्छे लगाइएगा। गूगल फॉन्ट्स पे जाएं, पहले सजेशन वाला ट्राई करें आप लोग, उसमें से कोई रैंडम पिक करें, देखें चेंज हो रहा है, फिर आप गूगल फॉन्ट्स पे जाएं, बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। अभी तो मैंने इतना इसको एक्सप्लोर किया नहीं है, अब आप एक्सप्लोर करोगे ना इसको, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे या कोई भी लैंग्वेज आप सर्च करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे आपको दिख जाएंगे। देखें कितनी प्यारी, देखें उर्दू लिखी हुई है, हर इंसान को आज़ादी फ़िक्र आज़ादी, और क्या लिखा हुआ है, हाँ भाई पढ़ो, हाँ ये क्या लिखा है, चूँकि इंसानी हुकूक से लापरवाही और इनकी बेहुरमती अक्सर, क्या लिखा है, ये समझिए, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा सा फॉन्ट ऐसा है, हाँ देखें इस तरह से उर्दू भी मिल जाएगी आपको ना, तो आप उठा सकते हो, जापानीज़ भी मिल जाएगी, चाइनीज़ भी मिल जाएगी, ये देखो ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है, अरबिक भी मिल जाएगी आपको। तो अच्छे अच्छे फॉन्ट्स उठाएं आप लोग दोनों तरीके से, एक तरीके से आपने कुछ और फॉन्ट लगा लिया, दूसरे तरीके से कोई और लैंग्वेज लगा लिया आपने, ये वाला अच्छा लग रहा है, देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, इसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई है, टाइपोग्राफी, सही है भाई। चलें हम देख रहे हैं और हम उम्मीद लगाते हैं कि भाई आप लोग बहुत अच्छा अच्छा ढूंढोगे, सही है। मैंने सब कुछ हटा दिया, ठीक है, कुछ था ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है, सब मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, तो मैंने आपको बताए थे एक तो फॉन्ट फैमिली आप CSS के सजेशन से लगा सकते हैं, वो आपने अप्लाई कर लिया था। फिर मैंने आपको बताया कि गूगल फॉन्ट्स के थ्रू भी आप लगा सकते हैं, और गूगल फॉन्ट से भी लगाने के दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन तरीका है और दूसरा डाउनलोड करके। तो गूगल फॉन्ट की वेबसाइट खोलने में किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना, सिर्फ जाकर आपने सर्च किया, पहली वेबसाइट आ गई होगी। अच्छा, स्क्रॉल करके आप जो है देखें, यहाँ से मैंने आपको बताया कि भाई आप फॉन्ट्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से स्क्रॉल डाउन भी करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, हमें ये वाला फॉन्ट समझ में आ रहा है, हमने क्लिक किया, ठीक है। अच्छा देखिए, ऐड टू कार्ट, आप भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं ना, दराज वगैरह की, वो आपको बता रहा होता है ये आपने ऐड टू कार्ट किए में, कि आप कभी सोच रहे होते हैं कि ये पैसे आएंगे हम ये लेंगे, ऐड टू कार्ट के करके रख देते हैं। अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया, कुछ भी नहीं है मेरे कार्ड में, ठीक है, वरना वो मुझे प्रीवियस शो करेगा, मैंने रिमूव कर दिया, सही। अच्छा, ये फॉन्ट मुझे समझ में आ रहा था, मैंने यही अप्लाई करना है अपनी वेबसाइट पे, तो आपके पास ये बटन आएगा गेट फॉन्ट, ये कैसे आएगा, अब लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको बटन कहाँ से आएगा, भाई पहले आप सेलेक्ट करोगे तो ही आएगा ना। अब ये वाला आपने फॉन्ट पहले क्लिक करना है तो वो खुलेगा, आपको डिटेल्स देगा, उसके ऊपर ही आपको ये बटन दिखेगा गेट फॉन्ट, क्लिक किया, यहाँ पर देखें गेट इम्बेड कोड, ये क्लिक किया आपने, फिर यहाँ पे आपको लिंक के थ्रू और एक इम्पोर्ट के थ्रू दे रहा है। अच्छा, अब क्या हमें ये वाली लाइन कॉपी करनी है, क्या ये भाई ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, कॉपी कोड दिख रहा है ना, कॉपी करेंगे, क्लिक करेंगे, पूरा कॉपी हो जाएगा, जितनी भी लाइन से सब कॉपी हो जाएगा, आपको खुद से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉपी किया, ये आपको बता भी रहा है, देखिए अगर आप इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ें तो आपको बता भी रहा है कि आपने कहाँ लगाना है, हेड के टैग, ठीक है।
तो आप कहाँ होता है भाई हेड का टैग, HTML की फाइल में, ठीक है। तो CSS की फाइल जहाँ लगी है उससे पहले आप जस्ट पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+V, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, ठीक है। तो अभी ये कनेक्शन हुआ है, अभी ये नहीं कि मैं वेबसाइट पे जाऊंगी अपनी और देखूंगी कि फॉन्ट अप्लाई हो गया, नहीं, अभी ये सिर्फ कनेक्ट हुआ है। अच्छा, फिर आपने CSS की फाइल में आना है, क्योंकि आपने CSS की प्रॉपर्टी के थ्रू लगाना है, ठीक है। अब जैसे अब लगाना का है, बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं भाई आपने किसको स्टाइल करना है, H1 को करना है, जो भी आपके एलिमेंट्स बने हुए पैराग्राफ वगैरह जिसको स्टाइल करना है ना आपने, तो उसमें आए। जैसे अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बना हुआ है मेरे पास, मैं इस पे फॉन्ट अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको बनाया भाई, पैराग्राफ को सिलेक्ट किया मैंने, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है। और प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। मैं खुद से भी लिख सकती हूँ और यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है, ये पहली लिखी हुई है ना फॉन्ट फैमिली, और जो भी इसने लिखा हुआ है नाम मैंने इसको कॉपी कर लिया। अच्छा, सिर्फ एक लाइन को करना है आपने, यहाँ पे एक लाइन को करना है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाया और यहाँ पे इस पैराग्राफ में मैंने स्टाइल करना है Ctrl+V, ठीक है। अब ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कर रहे हैं कि फॉन्ट फैमिली को ना कहीं पर भी रख दिया, ये तो आपको एरर देगा। ये प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई करनी है, CSS का रूल है कि भी प्रॉपर्टी है, कर्ली ब्रैकेट्स में आएंगी ये, जिसके कर्ली ब्रैकेट्स है उसी के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई होगा। अब मैंने पैराग्राफ के ऊपर किया है तो ये कहाँ पे अप्लाई होगा, पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, ठीक है। जाकर हम देखें ज़रा, तो ये पैराग्राफ देखें, ये पैराग्राफ मेरा स्टाइल हो गया ना, फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गई। तो ये तरीका हो गया लिंक के थ्रू, सही है। अब आपने जब ये सेटिस्फेक्शन हो गई, आपने कर लिया, काम कर रहा है, तो फिर आप इसको हटा सकते हो, क्योंकि दोनों जब लगाओगे तो समझ नहीं आएगा कौन चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा। मैंने हटा दिया सब लिंक वगैरह, ठीक है, और ये भी हटा दिया, सही है। अब वो मैंने लिंकिंग वाला तरीका हटा दिया, सब गायब कर दिया। अब दूसरा तरीका कौन सा अप्लाई करना है, इंपोर्ट वाला। अब ये क्या है, रेडियो बटन, आपने पढ़े थे ना HTML में, ठीक है, रेडियो बटन, इसके थ्रू आपने इंपोर्ट पे आना है, सही है। अब देखें बच्चियाँ ये भी करिए, पूरा कॉपी किया और यहाँ पे जो है, सही है, वैसे आपने टॉप पे बोला था, हमने टॉप पे, अच्छा टॉप पे कैसे जाना है, यहीं पे क्लिक करके ना एंटर करेंगे आप तो स्पेस आ जाएगा, सही है, और पेस्ट कर दिया। ऐसे भी कर रही हैं लड़कियाँ। और मैंने आपको बताया बेटा ये हम एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ करने की ज़रूरत होती है नहीं, तो फिर आपने ये भी नहीं लगाना, स्टाइल का ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं लगाना। अब आपको एरर भी नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा भाई, बस ये लाइन लिखी है आपने, बाकी आपको वही काम करना है कि ये वाली लाइन कॉपी की आपने, और जहाँ कहीं भी आपने स्टाइल में लगाना है कि जिस एलिमेंट को आपने स्टाइल करना है वहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये स्टाइल आप जो है और भी दे सकते हो। अब मैंने यहाँ पर लगाया, अब मैं यही वाली लाइन इस पर भी पेस्ट कर दूँ तो अब ये मेरी H1 पे भी स्टाइल हो जाएगा और पैराग्राफ पे भी स्टाइल हो जाएगा। सिर्फ एक एलिमेंट पे नहीं लगा सकते, जहाँ जहाँ आपने लगाना है सब जगह आप लगा सकते हैं। तो देखें ये H1 भी स्टाइल हो गई है और ये पैराग्राफ भी स्टाइल हो गया है, सही है। तो ये इंपोर्ट के थ्रू हो गया, समझ में आया? अब कोई कन्फ्यूजन? पहले स्टाइल वाला, सॉरी पहले लिंक वाला करना है, जब वो हो जाए तो उसको आप रिमूव कर दें, फिर आप इंपोर्ट वाला करें, ठीक है। और ये इससे भी आपका हो जाएगा। इंपोर्ट वाला ज़्यादा आसान है कि आपने एक ही फाइल में ऊपर से आपने टॉप पे कॉपी पेस्ट कर दिया और नीचे जाके आपने प्रॉपर्टी लगा दी, दो फाइल्स के अंदर आपने नेविगेट नहीं किया, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब जो इसका दूसरा तरीका है डाउनलोड वाला, अब वो मैं आपको इसके साथ नहीं बता रही क्योंकि आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि ऑनलाइन भी बता दिया हम इसने और डाउनलोड वाला भी एक ही दिन में बता दिया, तो हम हो गए कंफ्यूज, ठीक है। वो मैं आपको हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँ, सही। तो अभी हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ जो इस चैप्टर के अंदर है वो हम पढ़ लेते हैं, सही है। अब देखें आगे, हम फॉन्ट फैमिली हमने देख लिया। अच्छा भाई, अब प्रॉपर्टी का नाम आ रहा है फॉन्ट साइज। क्या लगता है इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? साइज, ठीक है, साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसमें पास कैसे करना है? इसमें पिक्सल्स, पिक्सल्स का नाम सुना है किसी ने? PX का मतलब है पिक्सल्स। मैंने आपको शायद बताया भी था कि आपकी स्क्रीन जो है वो छोटे छोटे डब्बों से मिलाकर मिली हुई है, ठीक है, सॉरी मिलाकर बनी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे आपकी जो स्क्रीन है, कभी आप घर पे लैपटॉप वगैरह हो तो फ्लैश लाइट मोबाइल की जो होती है ना, उसको ऑन करके बड़े गौर से देखना, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, वो क्या होते हैं? पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। हमने इमेजेस के चैप्टर में डिस्कस किया था ये। तो आप क्या करोगे कि पिक्सल्स में इसको पास कर सकते हो, उसकी जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फॉन्ट साइज। उसमें वैल्यू किस किस तरीके से आप पास कर सकते हो? पिक्सल्स के थ्रू, परसेंटेज के थ्रू, EM होता है, रैम होता है, काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिंपल रखते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो पैराग्राफ है ना, इसका मुझे फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना है, ठीक है। जैसे ही मैं फॉन्ट लिखती हूँ मेरे पास क्या आ रही है? सजेशंस। मुझे क्या लगाना है? फॉन्ट साइज। इस पर क्लिक किया तो देखिए मुझे ये सजेशंस भी दे रहा है कि आप लार्ज करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है। साइजेस भी दिए हुए हैं। मैंने कहा इसमें मीडियम सेलेक्ट कर लिया, मीडियम। अभी कोई पिक्सल नहीं लगाया, जो इसने मुझे सजेशन दिए उसमें से मैंने क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया।
अच्छा अब देखते हैं ज़रा, कुछ पैराग्राफ पे लगाया, पैराग्राफ पे देखिएगा इसका ओरिजिनल साइज़ ये, मैंने कंट्रोल 0 से इसको रीसेट कर दिया, ओरिजिनल साइज़ इसका ये, ठीक है। मैंने मीडियम लगाया, कोई मुझे ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया, मैंने इसको लार्ज कर दिया तो लार्ज से भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, फ़र्क, ठीक है, उर्दू ख़राब हो गई। अच्छा भाई एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया मैंने इसको, तो अब थोड़ा सा लग रहा है इसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, सही है। और अगर मैं इसको एक्स्ट्रा जो सजेशन और भी आ रही थी, मैंने ट्राई किया सबको एक्स्ट्रा स्मॉल, तो देखिए और ज़्यादा स्मॉल हो गई, सही है, मतलब हो रहा है, ठीक है, इफेक्ट इस पर पड़ रहा है और ये स्मॉल और लार्ज हो रहा है। अच्छा एक तो ये तरीका है, खैर मैं इससे जो है हमें नहीं समझ में आ रहा, हम अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। मैंने रैंडम लिख दिया 100 पिक्सल, ठीक है, तो देखें इसका साइज़ 100 पिक्सल हो गया, मतलब वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं वो कितने 100 करके आए होंगे इसमें। अच्छा अगर मैं इसको ज़रा कम करूँ, मैं इसको कर दूँ 12 पिक्सल, ठीक है, तो देखें 12 पिक्सल भी हो रहा है, सही है। तो अब आप कैलकुलेट नहीं करना कि मेरे सब हम कैसे अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, आपने क्या करना है इसको थोड़ा अप्लाई करके ना, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये भी आपको मिलेंगे, आपको खुद से नहीं नापना, इंची टेप लेके नहीं बैठना कि इतने यहाँ से आएंगे, ठीक है, आपको ये भी मिल जाएंगे, फ़ॉन्ट के साइजेस मिल जाएंगे, बस आपको समझना है कि काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। 200 लिखा है तो देखिए 200 पिक्सल, इतना ऑब्वियसली 100 से ज़्यादा हुआ है तो फिर आपको ये और बड़े दिख रहे हैं। अच्छा भाई अगर आपने चेक करना है कि आपने जब कोई फ़ॉन्ट साइज़ नहीं लगाया था ना, तो कुछ ना कुछ तो डिफ़ॉल्ट आपको शो हो रहा है ना कोई तो साइज़ आपको पहले से दिख रहा है, ये कितना है, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, राइट क्लिक किया, आपको दिख रहा है इंस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा ये कहलाते हैं डेवलपर टूल्स, ये जो इस तरह से पैनल आ जाता है ना आपके पास, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कुछ हम HTML CSS में पढ़ेंगे, कुछ हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं डेवलपर टूल्स, के डेवलपर ना यहाँ पे जाके अपनी चीज़ें काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ पे एक एरो दिख रहा है आपको, अच्छा हो सकता है कि कभी आपको ये नीचे दिखे कभी ऊपर दिखे, तो यहाँ पे राइट पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसका आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए बॉटम पे चला गया, मैंने दोबारा क्लिक किया, ये राइट पे चला गया, ठीक है। तो इसको आप मूव करवा सकते हो, इसको इधर ला सकते हो, इसको पैनल को नीचे ले जा सकते हो, सही। कोई मुश्किल है, कैसे किया मैंने, कैसे खोला, वेबसाइट पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, ठीक है, खुल जाएगा, ठीक है, या तो नीचे खुलेगा या राइट पे खुल जाएगा, इसको आप चेंज कर सकते हो। अच्छा आप देखें हम करना क्या है, ये आपको एरो दिख रहा है, एरो के थ्रू मैंने अपने HTML के एलिमेंट्स देखें, जैसे जैसे मैं होवर करूँ ना, ये मुझे बता रहा है भाई ये क्या है, ये पैराग्राफ है और ये वाली लाइन आपकी कौन सी है, देखें कोड में बता रहे हैं, ये H2 है आपका, ये H2 है और ये वाली क्या है H1 है, वो बता भी रहा है आपको कि आपने जो कोड में किया है ना कौन कौन से एलिमेंट्स है, आपकी कोडिंग भी आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या पता करना है कि पैराग्राफ पे जब मैंने कुछ फॉन्ट नहीं लगाया था तो इसके ऊपर कितना फॉन्ट पहले से लगा हुआ है, फॉन्ट साइज़ कितना है इसका। तो देखिए मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक किया ना, एरो से मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया कि भाई HTML में ये चीज़ है, पैराग्राफ आपने यहाँ पे बनाया, ठीक है। साइड में देखिए स्टाइल्स आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है स्टाइल्स, ये आपको बता भी रहा है कि आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई हुई है, आपने आप जो कोडिंग की है ना, आपने फॉन्ट फैमिली अप्लाई की है। अच्छा ये मुझे सही बता रहा है। अच्छा मैंने देखना है कि ब्राउज़र की तरफ से इसके ऊपर कितना अप्लाई हो रहा है, क्या फॉन्ट साइज़, कंप्यूटेड में गए, यहाँ पे देखें सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी अप्लाई हो रही होंगी ना इसके ऊपर ये सब बता रहे हैं। अच्छा मैंने देखना है क्या, फॉन्ट साइज़, शो ऑल करते हैं, मैं देखूंगी इसमें फॉन्ट साइज़, तो ABC ये रहा और F फॉन्ट साइज़, ये देखें फॉन्ट साइज़ कितना लगा हुआ है 16 पिक्सल, ठीक है। तो ब्राउज़र की तरफ से पैराग्राफ को बाय डिफ़ॉल्ट कितना मिल रहा होता है 16 पिक्सल। अच्छा मुझे H1 का चेक करना है, मैंने क्लिक किया, H1 को सिलेक्ट किया, अब H1 में भी कंप्यूटेड में गए, दोबारा से देखा इसका कितना है फॉन्ट साइज़, इसका कितना है 32, क्योंकि हेडिंग बड़ी होती है पैराग्राफ से, उसका साइज़ ज़्यादा होता है। तो आपने थोड़ी ना ये टूल्स यूज़ करने हैं कि आपको किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेक करना है, ब्राउज़र की तरफ से कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखें वो जो मार्जिन पैडिंग हमने रिमूव किया अच्छी क्लास में, नहीं किया ना, तो हम देखना चाहें कि वो कितना लगा है, तो देखें मार्जिन बॉटम ये बता रहे नीचे से इतना लगा है, ठीक है, टॉप राइट बॉटम भी होता है, मिस ने शायद आपको बताया हो, सही है। तो ये बता रहे पहले से कितना लगा हुआ है 21 पिक्सल, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर पूरी आपको जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं ब्राउज़र की तरफ से, जो जो प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं कंप्यूटेड में जाके आप चेक कर सकते हैं, सही। अच्छा स्टाइल्स में यहाँ पे कौन सी बताएगा कि आपने कौन सी लगाई है, देखें आपने बैकग्राउंड कलर लगाया है, आपने जो है वो कलर चेंज किया है। अच्छा अगर मैं यहाँ से अनचेक करती हूँ ना तो देखिए प्रॉपर्टीज़ लगती भी हैं और चली भी जाती हैं, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हेलो CSS मैं यहाँ पर चेंज भी कर सकती हूँ, हेलो तैयबा लिख दिया मैंने, तो देखें हो गया हेलो तैयबा, है ना।
अब आप लोग सोचो ज़रा, दुनिया में जितनी वेबसाइट है हम इस तरह से जाएँ इंस्पेक्ट करें और वहाँ पे जाके ऐसे चेंजेस करें, कुछ उनकी स्टाइलिंग चेंज कर दें, कंटेंट चेंज कर दें, तो वो परमानेंट चेंज होता है? किसी ने आपको कंप्लेन की है कि भाई आपने जाके हमारी वेबसाइट पे ख़राब कर दिया इस तरह से? नहीं, क्यों? आप मज़े से कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप रिफ़्रेश करोगे ना तो ओरिजिनल जो लिखा हुआ है ना वो वापसी आ जाता है। टेम्प्रेरी चेंजेस होते हैं ये, सही है? तो ये टेम्प्रेरी होते हैं, अगर ऐसा होने लगता ना तो हो जाता, हर किसी की वेबसाइट का काम ख़राब हो जाता, सही? तो ये टेम्प्रेरी होते हैं कि आप बना सकते हैं, लेकिन जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे, ऑब्वियसली रिफ़्रेश तो करना पड़ेगा ना आपको। अगर आप ऐसे ही शेयर करोगे किसी अगले के पास थोड़ी चेंजेस जाएंगे, वो तो उसके पास ओरिजिनल वाली चीज़ ही जाएगी। तो इस तरह से आपने अब से क्या करना है, अब से क्लासेस में इंस्पेक्ट वाला टूल यूज़ करना है, थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लोर करना है, सही? इस तरह से आपने देखना पड़ेगा। तो जैसे फॉन्ट साइज़ मैंने देखना था कि मैंने जब नहीं लगाया तो ब्राउज़र की तरफ से कितना लगा था पैराग्राफ का 16 और हेडिंग का कितना लगा था 32, ठीक है? अब देखिए 16 का अगर डबल करना चाहें हम तो क्या होगा 32, ठीक है? फॉन्ट साइज़ मैंने लगाया 32 पिक्सल, तो अब ये अपने साइज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, डबल हो जाएगा तो और हो गया। अच्छा 32 का 16 का 3 कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 3, अब इतने तो हम मैथ वाली चीज़ें हैं नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 48। तो अगर मैं 48 लगाना चाहूँ तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा अपने साइज़ से, मतलब जो उसका ओरिजिनल साइज़ था उससे 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए 48 भी हो रहा है, सही? तो इस तरह से फॉन्ट साइज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। पिक्सल में भी हमने देखा है, और भी यूनिट्स हैं वो बाद में देखेंगे। कोई मसला इसमें? कोई मसला? तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी कवर हो गई, कौन सी? फॉन्ट साइज़। इतना ही आसान है CSS के, बस पढ़ते जाओ और प्रॉपर्टी के नाम देखते जाओ, अप्लाई करते जाओ। अच्छा भाई आगे हमें बता रहे हैं फॉन्ट फेज, ये हम देखेंगे, डाउनलोड वाला तरीका है। अच्छा फॉन्ट वेट, वेट से क्या समझ में आता है आप लोगों? वेट लूज हो गया, गेन करना है ना? मतलब क्या होता है कि अगर आपने बोल्ड करना है, ठीक है, बोल्ड मतलब उसको मोटा करना है फॉन्ट को, सही है, तो आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करोगे? फॉन्ट वेट। अच्छा भाई हम यूज़ करते हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा जो गूगल डॉक्स आप कर रहे थे इसमें नीचे लिखी हुई थी ये लाइन फॉन्ट वेट, इन्होंने भी यूज़ किया हुआ था, ठीक है? खैर हम तो अलग से यूज़ करेंगे। फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी है, उससे होगा क्या कि आपने बोल्ड करना है। देखो इसकी रेंज है 100 से लेकर 900, और कुछ मेरे पास इंग्लिश भी लिखी हुई है, बोल्ड लिखा हुआ है, बोल्डर लिखा हुआ है, लाइटर लिखा हुआ है। अच्छा मैं ज़रा इसको लाइटर करती हूँ, क्या करती हूँ? लाइटर। अच्छा जाकर हम देखें पैराग्राफ पे कुछ इफेक्ट हुआ, लाइटर। अच्छा इसको मैं कमेंट करती हूँ, इसका मतलब है अभी ये प्रॉपर्टी नहीं चल रही होगी, पहले ये ऐसा था। अच्छा जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी लगाई लाइटर हो गया, इसका फॉन्ट जो है वो पतला सा हो गया, लाइट हो गया, सही है? अच्छा अगर मैं इसको करना चाहूँ बोल्ड तो ये क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। अच्छा इससे ज़्यादा करना है तो आई गेस इसमें बोल्डर भी आ रहा है, ये आपकी डिग्रीज होती है ना, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तो उससे और ज़्यादा बोल्ड हो गया और मोटा हो गया, ठीक है? एक इस तरह से भी कर सकते हैं हम, और एक रेंजेस भी हैं। क्या बताई थी उसने रेंज? 100 से लेकर 900। अच्छा मैंने 100 पिक किया, 100 से कोई इतना फ़र्क दिख रहा है? लाइट सा दिख रहा है। मैंने इसको 200 किया, थोड़ा सा बोल्ड हुआ, कोई फ़र्क दिखा? अच्छा भाई 300 कर दिया, थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ भाई थोड़ा सा हो गया। 400 किया, देखिए और हो गया, सही है? अगर मैं इसका लास्ट वैल्यू क्या है 900 मैक्सिमम है, तो ये अपने बोल्डेस पे चले जाएगा, सही है? लास्ट पॉइंट पे चला गया, ठीक है? आप इसके अल्फ़ाबेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं और इसमें नंबर भी पास कर सकते हैं। अच्छा इसमें सिर्फ नंबर पास करना है, PX नहीं लिखना। पिक्सल लिखा है मैंने? नहीं लिखा, इसमें PX नहीं पास करना आपने। तो होगा क्या, इस प्रॉपर्टी से फ़ायदा क्या है कि फ़ॉन्ट को आपने लाइट करना हो या बोल्ड करना हो। अच्छा जो ऑलरेडी लाइट होगा आपका, अगर कोई फॉन्ट है वो ऑलरेडी लाइट है, वो लाइट होगा क्या? नहीं होगा। अगर कोई फॉन्ट जो है बोल्ड है उसको लाइट कर सकते हैं आप, लेकिन लाइट को लाइट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो लाइट है। अभी देखें आप पैराग्राफ, पैराग्राफ जो है वो लाइट और डार्क हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने जिसके ऊपर फैमिली अप्लाई की है ना उसकी वजह से बोल्ड भी हो रहा था, स्टाइल भी अप्लाई हो रहा था, ठीक है? अगर मेरे पास ऐसा वाला सीन होता कि ये फैमिली में अप्लाई नहीं करती, वो स्टाइल ना मैंने कमेंट कर दिया, स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपका पैराग्राफ ये ऐसा था, है ना, ऐसा था। अच्छा मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये भी हटा दिया, सिंपल, ना इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई हो रहा है अभी, ना कोई अभी फॉन्ट वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा। देखें कोई प्रॉपर्टी लगी हुई है इसके ऊपर, साइज लगा हुआ है, खैर स्टाइल नहीं है और बोल्ड नहीं है, ठीक है? अच्छा मैंने क्या किया, इसके ऊपर फॉन्ट वेट लगाया और मैंने इसको कर दिया लाइटर, सही है? जाकर देखा कुछ फ़र्क पड़ा?
नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइट है, अभी तो लाइट है ना, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर लाइट है उसको मैं बोल्ड करना चाहूँ तो अब ये बोल्ड हो जाएगा, भाई लाइट था बोल्ड हो गया, सही है। तो ये वाला सीन है, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बोल्ड होगा तो ऑलरेडी लाइट हो जाएगा, लेकिन अगर लाइट है तो फिर वो लाइट नहीं होगा, वो ऑलरेडी लाइट है ना, सही। तो ये भी आपको मिल जाएंगे कितना इसको जो है ना आपने बोल्ड करना है, ये यूनिट्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए लगाने की प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फॉन्ट वेट। और लेकिन नाम भी आसान है, इंग्लिश आपको समझ में आ रही है। साइज से क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। वेट से क्या कर सकते हैं, उसका वजन बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो वही वाला सीन है कि प्रॉपर्टी के नाम इतने सिंपल है कि आपको समझ आ जाएगी। अच्छा भाई आगे हम देखें तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जितना हो सकता है कवर कर ले हम इसको। क्या हुआ, मुश्किल तो नहीं है। देखिए 3 घंटे की क्लास ना टीचर देता नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उसको सिलेबस की वो होती है कि भाई सिलेबस कंप्लीट करवाना है। लेकिन मेरा ये सीन नहीं होता, मैं कहती हूँ कि बच्चे यहीं प्रैक्टिस करके चले जाए तो अच्छा है। कोर्स थोड़ा डिले हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन सब क्यूरीज यहीं पे रिजॉल्व होनी चाहिए। और 3 घंटे की क्लास है आपकी, हफ्ते में 2 दिन होती है, तो अगर थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास वीडियो चली जाती है, घर पे बैठ के आराम से सुकून से दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं हो गया अच्छी क्लास में, ज़्यादा तो नहीं हो गया। पिछली क्लास की कसर निकाली ना मैंने पढ़ाया नहीं इतना। अच्छा भाई आगे हम देखें फॉन्ट स्टाइल। क्या लगता भाई, चलो मैं आप लोगों से पूछती हूँ। फॉन्ट स्टाइल होगा, अच्छा कैसे कैसे स्टाइल होगा, इटैलिक, ठीक है। अच्छा बोल्ड इसमें नहीं है, फॉन्ट वेट से ही होगा बोल्ड। इससे क्या होगा, इटैलिक, ठीक है। नॉर्मल है, ऑब्लिक है, ठीक है। तो ऑब्लिक क्या होगा, इटैलिक की तरह ही हम लगाते हैं ज़रा फॉन्ट स्टाइल। क्या लगाया, फॉन्ट स्टाइल। अच्छा इसे मैंने लिख दिया इटैलिक, क्या हो जाएगा इटैलिक, मतलब जो आप HTML के थ्रू काम करते थे ना वो CSS के थ्रू करेंगे। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे, फॉन्ट स्टाइल। जाकर हम देखें इटैलिक हो गया, टेल सा हो गया ना, क्योंकि जब ये प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी मैंने तो अब ये ऐसा था, लेकिन जब ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर ली तो अब ये ऐसा हो गया ना, ठीक है। इटैलिक हो रहा है इट मीन्स। अच्छा नॉर्मल ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, सारे नॉर्मल है ना, अपने फेस पे चल रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है सबका, ठीक है। अच्छा तीसरा कौन सा था, ऑब्लिक। इससे भी क्या हो रहा है, इटैलिक ही हो रहा है, सही। तो दोनों का सेम इम्पैक्ट है, चाहे वो आप इटैलिक से करें या ऑब्लिक से करें। अच्छा आगे हम देखें ये वाला कि अगर आपने अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल करना है, कैपिटल करना है, या आप ऐसा चाह रहे हो कि हर एक आपके पास पैराग्राफ है उसका हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, इस तरह कुछ काम करना है आपने, तो आप बोलोगे मिस इसमें करना क्या है, हम जब लिखे रहे ना उसी टाइम या तो हम स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिख दें, वैसे ही शो होगा। तो आप ये क्यों पढ़ा रही हैं हमें, सोचें कि मुझे अगर कैपिटल बनाना है ना तो मैं शुरू में कैपिटल में लिख दूँ, अगर मुझे स्मॉल में लिखना है मैं शुरू में स्मॉल में लिख दूँ, मैं प्रॉपर्टी बाद में जाके क्यों यूज़ करूँ। अगर केस ये कि चले शुरू में आप भूल गए, ठीक है, ये सबको कैपिटल लिखना था, मैं भूल गई कि मुझे कैपिटल लिखना था, मैंने स्मॉल में लिख दिया, अब मैं वापसी जाऊँ हर एक लेटर को मैं कैपिटल करूँ तो ये तो बहुत मैनुअल काम हो जाएगा ना, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए कि बाद में जाके मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगाऊँ और पूरी की पूरी जो है वो मेरी लोअर केस जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, अपर केस लोअर केस में हो जाए, इस तरह का सीन हो जाए। तो इसके लिए आपको दी गई है, जैसे पैराग्राफ में ये कौन से लेटर्स लिखे हुए हैं, केस कौन सा है, कैपिटल में लिखे हैं, लोअर केस में लिखे हैं, कैपिटलाइज है, क्या लगता है लोअर केस में लिखे हुए हैं। हाँ ये जो है सेंटेंस आपको पता है ना, हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल, लोअर केस समझ सकते हैं हम इसको। अच्छा इसको आपने चेंज करना है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होगा, रील्स वगैरह आती है, मेकअप से पहले लड़की यूँ होती है, मेकअप के बाद यूँ हो जाती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ट्रांजिशंस भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी से नाम जनरेट हुआ है, टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म, चेंज कर रहे हो। अच्छा भाई मैंने क्या किया, देखिए इसमें सजेशंस आ रही हैं, आप इसको कैपिटलाइज कर लो, लोअर केस कर लो आप इसको, और क्या कर लो अपर केस। मैंने सेलेक्ट किया अपर केस, अपर केस से क्या होगा, सारे लेटर्स कैपिटल में कन्वर्ट हो गए होंगे और हो चुके हैं, सही हो गए ना। अच्छा अपर केस की जगह अगर मैं इसको लोअर केस लिखूं तो अब क्या होगा, सारे स्मॉल में कन्वर्ट हो गए। अच्छा तीसरा कौन सा था, कैपिटलाइज, इससे क्या होगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो रहा है, नोट करें आप लोग, लॉरेम का L कैपिटल, एप्सम का I कैपिटल, डॉलर का D कैपिटल, देखिए हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है, कैपिटल, सही। तो तीनों केसेस समझ में आ रहे हैं, और प्रॉपर्टी कौन सी लगाने के लिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सही। चले इतना ही रखते हैं हम, बाकी ये चैप्टर आई गेस जैसे हमारे पास एक्चुअली सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा था, फॉर्म्स,
ये वाला चैप्टर सबसे बड़ा है, टैक्स वाला, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आगे आप लोग पढ़ के आ जाएं, तो जितना अच्छा है, बस पढ़ते जाएं और अप्लाई करते जाएं तो बेहतरीन हो जाएगा। बाकी डाउनलोड वाला मैं आपको बता दूंगी, आगे अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, शेडो वगैरह लगाना हो, सही। अच्छा भाई, असाइनमेंट मैं आप लोग को दे दूंगी। अब 4 दिन की छुट्टियाँ आ रही है ना, नेक्स्ट क्लास कब होगी? ट्यूसडे को। 4 दिन आप लोग वेले तो नहीं बैठोगे घर पे, काम करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को असाइनमेंट होगी, क्योंकि असाइनमेंट मैंने अभी तक दिया नहीं है, काफ़ी दिन हो गए, सही है। तो जितना आप लोगों ने CSS पढ़ लिया है ना, उसी में रहते हुए आपने चीज़ों का अप्लाई करना होगा, सही। तो असाइनमेंट मैं आपको अपलोड कर दूंगी LMS पे, सॉरी पोर्टल पे, आप लोग पोर्टल कहते हो। अच्छा, पोर्टल का एक्सेस सबके पास है ना? उस दिन आप लोगों ने क्विज दिया है, अगर किसी को नहीं पता तो वो सैलानी जो है, ये लिंक मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, इस पे जाके जो है, अभी तो मेरा लॉगिन हुआ है, आप लोग जो है क्रिएट पासवर्ड कर लेना अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के, NIC नंबर डाल के, फिर जब बन जाए तो लॉगिन कर लेना, आपकी क्लास आ जाएगी और उसी में असाइनमेंट आ जाएगा आपका, सही। तो फिर वहीं पे आपने नेटलीफाई से करके, नेटलीफाई का लिंक है ना, उसको आपने सबमिट करवाना है, जैसे क्लासरूम पे करते हैं ना, उसी तरह से आपने करवाना है। एक आपके पास फील्ड आ जाएगी, उसमें आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो कोई सवाल यहाँ तक के 45 पूरे हो गए? कोई सवाल, कोई मसला आज की क्लास में समझ में आया? चलें जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अभी जाइएगा नहीं, सही। रिकॉर्डिंग हम यहीं तक रख रहे हैं। लास्ट में क्या कहते हैं? डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।